साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। साथियों, ब्राह्मण धर्म उर्फ हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्ण के बाहर के लोगों को अछूत कहा गया है। मैंने कुछ ओबीसी लोगों को पूछा, तुम्हारा वर्ण कौन सा है? तो वे बताते हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ। लेकिन परशुराम नामक ब्राह्मण ने 21 बार क्षत्रिय नष्ट किए हैं। आज ब्राह्मण छोड़कर सब शूद्र हैं, यानी कि अभी 2 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण और शूद्र। इसका मतलब सभी ओबीसी शूद्र हैं। उनको खुद को क्षत्रिय, वैश्य कहना गलत है। अगर उनको वो शूद्र हैं इस बात पर यकीन नहीं है तो इसका प्रूफ उनके पास ही है, उनके अपने घर में ही है। वो क्या है? ओबीसी लोग। ब्राह्मण से जो कुंडली निकलते हैं वो गौर से पढ़े, उसमें स्पष्ट लिखा होता है शूद्र वर्ण, राक्षस गण। उदाहरण के लिए कुछ ओबीसी की कुंडली देखिए, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। ओबीसी शूद्र को अपना खुद का इतिहास मालूम नहीं है। आज हम इसी विषय की चर्चा करेंगे। शूद्र पहले कौन थे? इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। शूद्र बनाम आर्य। नंबर 1। पूर्व विवरण से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण स्मृतिकारों की कृतियों से यह पता नहीं चलता कि शूद्र कौन थे, वे आर्यों का चौथा वर्ण कैसे बने। इसलिए पाश्चात्य विद्वानों द्वारा शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में व्यक्त मत का अवलोकन आवश्यक है। शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में पाश्चात्य विद्वानों का निश्चित मत है। यद्यपि सभी विद्वान एक मत नहीं है, तथापि निम्नलिखित बातों पर सभी एक मत है। नंबर 1। वैदिक साहित्य की रचना आर्यों द्वारा की गई। नंबर 2। आर्य भारतवर्ष में बाहर से आए और भारत पर आक्रमण किया। नंबर 3। भारत के मूल निवासी दास और दस्यु थे, जो आर्य जाति से भिन्न जाति के थे। नंबर 4। आर्य गौर वर्ण के थे और दास तथा दस्यु श्याम वर्ण के। नंबर 5। आर्यों ने दास और दस्युओं पर विजय पाई। नंबर 6। दास और दस्युओं के पराजित किए जाने और दास बना दिए जाने पर ही वे शूद्र कहलाए। नंबर 7। शारीरिक रंग के पक्षपाती आर्यों ने चातुर्वर्ण व्यवस्था को जन्म देकर गोरे रंग और काले रंग वाली जातियों को सदा सदा के लिए अलग कर दिया। भारतीय आर्यों के समुदाय में शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों का मत कितना युक्ति संगत है, यह बात अलग है, किंतु यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि ब्राह्मणवादी सिद्धांतों की आम स्थिति को दैवी आदेश से आरोपित जटिल और रहस्य पूर्ण व्याख्याओं के अध्ययन के उपरांत एक ऐसे सिद्धांत की आवश्यकता होगी जो इस विषय में तर्क संगत और स्वाभाविक व्याख्या प्रस्तुत कर सके। ब्राह्मणी सिद्धांत क्षुद्र दृष्टि, तर्कहीन तथा निरर्थक होने के सिवाय और कुछ नहीं है, अन्यथा वे समस्याओं को ज्यों का त्यों न छोड़ देते। कम से कम पाश्चात्य विद्वानों के मत ऐसे नहीं है। किसी भी विद्वान की सत्यता की परख उसके तर्क संगत साक्ष्यों या प्रमाणों से स्थापित होती है। पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धांतों का मुख्य आधार आर्य नामक जाति है। अंततः सर्वप्रथम इसको ही लेते हैं। आर्य कौन थे? इससे पूर्व आर्य शब्द का अर्थ जान लेना जरूरी है, अन्यथा प्रजाति नस्ल के संबंध में गलती हो सकती है। इस संबंध में सर्वोत्तम उदाहरण यहूदियों का है। ऊपरी तौर पर वे अलग प्रजाति लगते हैं, परंतु विशेषज्ञ क्या कहते हैं? यहूदियों के विषय में प्रोफेसर रिप्ले का मत है, जब हमारा अंतिम निष्कर्ष है, यह विरोधाभास है परंतु सत्य है। हम स्वीकार करते हैं कि यहूदी प्रजाति नहीं है, परंतु अंतयोगत्व के एक समुदाय है। इनके चेहरे से इनकी पुष्टि होती है, किंतु जहाँ तक अन्य विशिष्टताओं का प्रश्न है,
हमारा विश्वास है कि इनके अंगों की रचना निस्संदेह उनकी शूद्र रक्तीय अनुपम शरीर रचना के बनाए उनकी वंशानुगत विशिष्टता है। प्रजाति नस्ल क्या है? किसी जाति की परिभाषा उसके लोगों की वंशानुगत विशिष्ट शारीरिक बनावट से होती है। कभी यह विश्वास किया जाता था कि निम्नलिखित विशेषताओं से प्रजाति का निर्धारण होता है। नंबर 1, सिर की आकृति। नंबर 2, बालों और आंखों का रंग। नंबर 3, त्वचा का रंग। और नंबर 4, आकार शरीर का गठन। आज का मापदंड रंजकता और आकृति की विशिष्टताओं पर आधारित है, जो जलवायु और निवास अनुसार बदल जाती है, इसलिए इनसे प्रजाति निर्धारित नहीं हो सकती। एकमात्र विश्वसनीय विशिष्टता सिर की आकृति है, जिसका अर्थ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का सामान्य अनुपात। इसी कारण नृविज्ञान शास्त्री और प्रजाति वैज्ञानिक प्रजाति का निर्धारण करना सर्वश्रेष्ठ ढंग मानते हैं। नृविज्ञान शास्त्रियों ने प्रजाति निर्धारण के लिए सिर की बनावट का जो सिद्धांत निर्धारित किया है, वह सटीक विज्ञान है। इसे नृविज्ञान शास्त्र कहते हैं। इस विधि के अनुसार सिर की आकृति नापने के लिए जो मापदंड रखे हैं, नंबर 1, शीर्ष आकृति और नंबर 2, चेहरे की आकृति। इसी से जाति का निर्धारण होता है। शीर्ष स्थिति कानों के ऊपर रखी गई है और माथे से गुद्दी तक नापी जाती है। इसके अनुसार मान ले, यद्यपि लंबाई 100 है, चौड़ाई को उसका अंश माना गया है। यदि सिर अनुपातित रूप से चौड़ा है, ऊपर से पूरी तरह गोल है, इससे शीर्ष स्थल बढ़ जाता है। जब यह 80 से ऊपर होता है, तो उस खोपड़ी को लघु शिरस्क कहा जाता है। जब यह 75 से कम होता है, तो उसे दीर्घ शिरस्क कहते हैं। 75 से 80 के बीच के आकार वाले को मध्य शिरस्क कहा जाता है। यह परिभाषिक शब्दावली है। साहित्य में प्रजाति के सवाल में यही प्रचलित हो गए हैं। इससे अनभिन्न रहने पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती। यदि हम इनका प्रचलित नाम न देंगे, तो यह त्रुटि होगी। मध्य शिरस्क का समानांतर शब्द दरमियान है। कपाल और चौड़ाई माथे की 3/4 से 4/5 होनी चाहिए। दीर्घ शिरस्क का अर्थ है लंबी खोपड़ी, कपाल की चौड़ाई। लंबाई का 4/5 होना चाहिए। चेहरे की स्थिति सिर के अनुपात में मुखाकृति से संबंध होती है। आमतौर पर यह पाया जाता है कि अपेक्षाकृत बड़ी खोपड़ी वाले की मुखाकृति गोल होती है, जिसमें गाल की हड्डी थोड़ी से माथे की ऊंचाई के ऊपर होती है। माप लेने में एक रूपता न होने के कारण सही तुलना नहीं हो पाती है। फिर भी यह नियम निरापद है, अर्थात लंबी खोपड़ी, अंडाकार चेहरा, छोटी खोपड़ी तो गोल चेहरा। नृविज्ञान के इन मापदंडों को अपनाते हुए प्रजातियों के संबंध में उत्कृष्ट विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यूरोप के लोग खोपड़ी और मुखाकृति की दृष्टि से 3 भागों में बांटे जा सकते हैं, जो अलग से तालिका में दिए गए हैं। तालिका: यूरोपीय प्रजाति। सिर, चेहरा, बाल, आंखें, कद, नाक। नंबर 1, टूटोनिक। सिर लंबा, चेहरा लंबा, बाल बहुत हल्के, आंखें नीली, कद लंबा, नाक पतली ऊंची। नंबर 2, एम्प्लाइन सेल्टिक। सिर गोल, चेहरा चौड़ा, बाल हल्के भूरे, आंखें भूरी, कद मध्यम, नाक विविध बल्कि भारी। नंबर 3, मेडिटेरियन। सिर लंबा, चेहरा लंबा, बाल लाहौरी या काले, आंखें काली, कद मध्यम, नाक चौड़ी। क्या कोई आर्य प्रजाति शारीरिक दृष्टि से इस श्रेणी में आती है? इस विषय में 2 मत है। एक मत आर्य जाति के अस्तित्व के संबंध में है। इसके अनुसार आर्य जाति की खोपड़ी अपेक्षाकृत लंबी है, उसकी सीधी नाक है, चेहरा लंबोतरा है, चेहरे की हड्डियां उठी है, लंबाई पर्याप्त है, सामान्यतः सुगठित बलिष्ठ शरीर है। दूसरा मत प्रोफेसर मैक्स मुलर का है। उनके अनुसार यह शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए उन्होंने अपने व्याख्यान साइंस ऑफ लैंग्वेज में कहा है। अर अथवा अरा प्राचीन शब्द है, जिसका अर्थ जोती हुई भूमि है। यह शब्द संस्कृत भाषा से लुप्त हो गया है, किंतु ग्रीक भाषा में एरा के रूप में आज भी सुरक्षित है।
अंतः आर्य का वास्तविक अर्थ गृहस्थ कृषक हो सकता है। वैश्य शब्द की उत्पत्ति गृहस्थ के पर्याय विष से है। मनुपुत्री ईड़ा का अर्थ भी जोती हुई या खोदी हुई भूमि है और संभवतः यह अरा का परिवर्तित स्वरूप ही है। दूसरे शब्दों में यह आभास होता है कि वह जमीन जोतते हैं। इस संबंध में मैक्स मूलर का विचार है। आर्य का अर्थ है भूमि को जोतने वाला। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों ने अपने लिए इस नाम का चयन किया होगा। अश्व की भांति त्वरित गति से खाना बदोश जाति तुरानी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसके आर्य अर्थ का उपयोग सामान्यतः वैश्य कृषक जाति के लिए किया गया है। इस विषय में मैक्स मूलर पाणिनि पर निर्भर करते हैं। आर्य शब्द का चौथा अर्थ श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न भी होता है। मैक्स मूलर का मत है आर्य कोई जाति या नस्ल नहीं, वरन एक भाषा है। इसका आशय भाषा के सिवाय कुछ नहीं, उसे बोलने वाला आर्य है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि आर्य शब्द का संबंध न रक्त से है, न शारीरिक ढांचे से, न बालों से और न कपाल से। मेरा सीधा तात्पर्य है जो आर्य भाषा बोलते हैं वे ही आर्य है। यही बात हिंदुओं, यूनानियों, रोमनों, जर्मनों और स्लाम्बों पर लागू होती है। जब मैं इसका जिक्र करता हूँ तो मेरा उनके किसी विशिष्ट शारीरिक लक्षण से कोई तात्पर्य नहीं है। नीली आंखों वाले, घने बालों वाले, स्कैंडिनेवियन, चाहे विजयी हो या पराजित, चाहे उन्होंने अपने काले स्वामियों की भाषा भी अपना ली हो या इसके विपरीत रहे हो। मैं जब उन्हें हिंदू, यूनानी, रोमन, जर्मन या स्लाव कहता हूँ तो इस आशय से जोर देकर कहता हूँ कि काले से काले रंग के हिंदू भी आरंभ में आर्य भाषा भाषी रहे हैं और उन्हें मैं गोरे से गोरे स्कैंडिनेवियन समझता हूँ। ये दृढ़ शब्द कठोर हो सकता है, परंतु हम अपनी भाषा के बारे में निर्णय नहीं कर सकते। मेरी दृष्टि में कोई किसी प्रजाति वैज्ञानिक ने आर्य नस्ल की बात कही है, वह उसकी आंखों और बाल का हवाला देता है, तो वह किसी बहुभाषा भाषी की तरह पापी है जो दीर्घ शिरस्थ शब्दावली का प्रयोग करता है अथवा लघु शिरस्थ का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह भाषा के बेबीलोनी भ्रमजाल से भी बुरा है, वह चोरी है। हमने भाषा के वर्गीकरण के लिए शब्दावली विकसित की है, भले ही वे कपाल, बालों और आंखों के बारे में अपनी शब्दावली तैयार करें। इस संदर्भ में जिन्हें यह पता है कि मैक्स मूलर कभी आर्य प्रजाति के सिद्धांत को मानते थे और उन्होंने उसका प्रचार भी किया था, वे उनके विचारों की प्रशंसा करेंगे। इस प्रकार हमारे सामने दो मत हैं जिनमें कोई समानता नहीं है। एक मत के अनुसार आर्य जाति का अस्तित्व उनकी शरीर रचना, उनके कपाल व मुखाकृति के आधार पर निर्धारित करता है। नंबर 2, प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार एक भाषा भाषी जन समुदाय के रूप में आर्य जाति का अस्तित्व था। मतों के विरोधाभास की दृष्टि से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वैदिक साहित्य में क्या साक्ष्य उपलब्ध है। वैदिक साहित्य के विवेचन से पता चलता है कि ऋग्वेद में आर्य और अर्य दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक दीर्घ आ के साथ है, दूसरा ह्रस्व अ के साथ। अर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 88 बार हुआ है। इसका उपयोग 4 विविध अर्थों, 1 शत्रु, 2 संभ्रांत नागरिक, 3 भारत देश का नाम और नंबर 4 स्वामी, वैश्य अथवा नागरिक के अर्थ में किया गया है। आर्य शब्द 31 बार आया है, किंतु उसका उपयोग कहीं भी जाति के अर्थ में नहीं किया गया है। उपरोक्त चर्चा से यह सिद्ध होता है कि वेदों में अर्य या आर्य का शब्द उल्लेख जाति के अर्थ में कहीं भी नहीं किया गया। अंततः आर्य या अर्य का अर्थ किसी जाति विशेष का नाम या संबोधन नहीं है। अब यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि मानव शरीर की रचना शास्त्र का साक्ष्य क्या है। आर्य जाति की पहचान के लिए केवल लंबे सिर का होना ही पर्याप्त नहीं। प्रोफेसर रिप्ले ने लंबे सिर वाले 2 जातियों का उल्लेख किया है। अंततः हमारा यह प्रश्न अभी बरकरार है।